ऑक्सीडेशन नंबर जब स्टार्ट किए तो उस वक्त मैं आपको बताया था पिछले क्लास में कि ऑक्सीडेशन नंबर इट इज द चार्ज अपीयर ऑन एन एटम इन ए मॉलिक्यूल और चार्ज स्पेसिस इफ रेस्ट ऑफ द एटम्स आर रिमूव। यानी कि किसी कंपाउंड में चाहे वो न्यूट्रल हो या मॉलिक्यूल हो, किसी एक एटम को छोड़कर बाकी के रेस्ट एटम को हटा दिया जाए तो जो चार्ज उसके ऊपर अपीयर होगा उसी को ऑक्सीडेशन नंबर कहा जाता है। ये मॉलिक्यूल टू मॉलिक्यूल वेरी करेगा। अभी हम लोग देखेंगे भी कि एक ही एलिमेंट का अगर ऑक्सीडेशन नंबर निकाले तो कंपाउंड ए में कुछ और होगा और कंपाउंड बी में कुछ और होगा, यानी कि ऑक्सीडेशन नंबर अलग अलग होगा। कुछ एक का ऑक्सीडेशन नंबर फिक्स होता है, जनरली कांस्टेंट होता है, उसको हम लोग यहां पर लिख लिए कि हाइड्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर जनरली +1 होता है, ऑक्सीजन का -2 होता है, अल्कली मेटल का +1 होता है, अल्कलाइन अर्थ मेटल का +2 होता है, हैलोजन का -1 होता है और रेडिकल का उनके ऊपर के चार्ज के बराबर होता है। रेडिकल्स के बारे में थोड़ा सा, रेडिकल्स के बारे में बताया कि ये चार्ज स्पेसीज है जो किसी आयोनिक कंपाउंड के आयोनाइजेशन से बनता है। हमने बताया आपको कि अगर कोई आपसे ये पूछे कि आप बताओ जी Cl- रेडिकल है या आयन है, आप बताओ क्या है ये? अब ये आयन भी बोलोगे तो गलत हो सकता है, रेडिकल भी बोलोगे तो गलत हो सकता है। दोनों का कंसेप्ट समझते हैं। आयन कहा जाता है अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है। अगर इलेक्ट्रॉन लूज करता है देन इट बिकम पॉजिटिवली चार्ज एंड नोन एज कैटायन, और अगर कोई एटम इलेक्ट्रॉन गेन करता है देन इट बिकम्स निगेटिवली चार्ज एंड नोन एज अनायन। रेडिकल का फॉर्मेशन होता है चार्ज स्पेसीज जो किसी कंपाउंड के आयोनाइजेशन से बने हैं। तो जैसे ही कोई पूछे कि Cl- बताओ ये आयन है या रेडिकल है, तो आप पूछोगे कि सर इसका सोर्स क्या है, यानी ये बना किससे है। मतलब ये कि अगर ये Cl- क्लोरीन से बना है, क्लोरीन के 1 इलेक्ट्रॉन गेन करने पर बना है, तब इसे आयन कहा जाएगा। लेकिन अगर ये क्लोरीन किसी कंपाउंड के आयोनाइजेशन से बना है, जैसे NaCl से बना है, तब इन्हें क्या कहा जाएगा? रेडिकल कहा जाएगा। आया फर्क समझ में? अगर कोई OH- कह दे तब ये तो कंफर्म है कि आयन होगा ही नहीं। क्यों नहीं आयन होगा? क्योंकि इसमें एक से ज्यादा एटम है। आयन तो हम लोग तब बोलते हैं जब वहां पर कोई एटम से वो कन्वर्ट करता है, जैसे O रहता सिर्फ या H रहता सिर्फ, तब वो आयन भी हो सकता था। और अब क्या देखना है, वो रेडिकल भी हो सकता है। तो जनरली आपसे क्वेश्चन ये नहीं पूछेगा, ये तो तुरंत आप पकड़ लो कि सर ये रेडिकल है, क्योंकि ये किसी कंपाउंड के आयोनाइजेशन से बना है, उस चार्ज स्पेसीज को रेडिकल कहा जाता है। लेकिन ये तो दोनों तरफ से बन सकता है, ये एटम से भी बन सकता है और कंपाउंड से भी बन सकता है। अगर कंपाउंड से इनका फॉर्मेशन हुआ है तो रेडिकल, और किसी एटम से इनका फॉर्मेशन हुआ है तो आयन। समझ में आया ये बात? ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट और कंसेप्चुअल पार्ट है ये। अब आते हैं कि इन सब पॉइंट से हम लोग को ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए कहा जाएगा तो कैसे निकालेंगे। कुछ एक कंपाउंड्स के बारे में बताते हैं। जैसे अगर मान लिया CO कार्बन मोनोऑक्साइड है और इसमें हमें कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। बोर्ड पर देखो, कॉपी करने के लिए हम टाइम देंगे आपको। जिस किसी भी एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको आप X मान लो, X। और दूसरा कौन सा एलिमेंट है? ऑक्सीजन। देखो तो ऑक्सीजन का ऑक्सीडेशन नंबर -2 इज इक्वल टू 0, क्योंकि ये CO न्यूट्रल है तो न्यूट्रल का सम का ऑक्सीडेशन नंबर वैल्यू 0 होता है। X-2 इज इक्वल टू 0, X इज इक्वल टू कितना आ गया? +2। यानी कार्बन मोनोऑक्साइड में कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 हुआ। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, CO2 में भी आपको कार्बन का निकालना है। अभी जो तरीका बताया वही बताओ। पहले क्या करेंगे? कार्बन के लिए X, ऑक्सीजन का -2 इंटू 2, क्योंकि ऑक्सीजन का नंबर कितना आ गया? 2, एंड इट वुड बी इक्वल टू, क्यों 0? कार्बन डाइऑक्साइड न्यूट्रल है। X-4 इज इक्वल टू 0, X वुड बी इक्वल टू +4। देख रहे हो, यहां कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +2 आ गया, यहां कार्बन का ऑक्सीडेशन नंबर +4 आ गया। यानी कि कोई जरूरी नहीं है कि सब में बराबर ही हो, अलग अलग भी हो सकता है। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। मीथेन का नाम सुने? CH4। यहां कार्बन का निकालना है। बताओ क्या लिखेंगे? X। हाइड्रोजन का कितना होता है? तो +1 इंटू 4 इज इक्वल टू 0। X +4 इज इक्वल टू 0, X वुड बी इक्वल टू -4।
वेरी कर रहा है, देख रहे हो, अलग अलग स्पेसिस में अलग आ रहा है वैल्यू ये। और आगे बढ़ते हैं हम लोग। इथेन का फॉर्मूला भी पता होगा आपको, C2H6, कार्बन का निकालना है। बोलो आप क्या करेंगे, X इंटू 2, क्योंकि कार्बन का नंबर कितना है 2, हाइड्रोजन 1 इंटू 6 इज इक्वल टू 0, 2x प्लस 6 इज इक्वल टू 0, 2x would be equal to -6, x would be equal to -6/2, it means -3। इनका ऑक्सीडेशन नंबर ये आया। कार्बोनिक एसिड का नाम सुने होंगे, कितना क्वेश्चन हो गया, ABCD E। कार्बोनिक एसिड का फॉर्मूला होता है H2CO3। सपोज इसमें कार्बन का वैल्यू हमें निकालना है, हाइड्रोजन का 1 इंटू 2, कार्बन का X, ऑक्सीजन -2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0। बोलो यहां 2 प्लस x इज इक्वल टू 0, x माइनस 4 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +4। यहां इसका ऑक्सीडेशन नंबर +4 आया। ग्लूकोज का नाम सुने होंगे, क्या होता है, C6H12O6। मान लिया यहां कार्बन का निकालना है, बोलो क्या लिखेंगे, x इंटू 6 प्लस 1 इंटू 12 प्लस -2 इंटू इज इक्वल टू 6x प्लस 12 -12 इज इक्वल टू 0, 6x इज इक्वल टू 0, x वुड बी इक्वल टू। ऑक्सीडेशन नंबर के डेफिनेशन में लिखवाए हैं, इट मे बी अ पॉजिटिव वैल्यू, इट मे बी अ निगेटिव वैल्यू, इट मे बी 0 और इन फ्रैक्शन। ये 0 भी हो सकता है और फ्रैक्शन में भी हो सकता है। तो देखो निगेटिव वैल्यू भी आ गया, निगेटिव यहाँ सॉरी पॉजिटिव वैल्यू है, पॉजिटिव वैल्यू है, यहाँ क्या गया निगेटिव, यहाँ निगेटिव, और इस जगह पर ये वैल्यू क्या आ गया 0। ये भी हो सकता है। अब आप इसको नोट करो और कुछ आपको हम देंगे निकालने के लिए, उसका वैल्यू आप निकालोगे, ठीक है। ऐसे कर लो, क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिखोगे आप। क्वेश्चन लिखिए, डिटरमाइन डिटरमाइन द ऑक्सीडेशन नंबर, determine the oxidation number of underlined element in followings, underlined element in followings। अब पहले इसको नोट कर लो, उसके बाद जो क्वेश्चन देंगे उसको आप बनाइएगा। तो आपके लिए क्वेश्चन दे देते हैं, ये आयरन के 3 ऑक्साइड्स लिखे हुए हैं, FeO, Fe2O3 एंड Fe3O4। इन तीनों में आपको आयरन का ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है। निकालिए, देखिए सब में वैल्यू बराबर आ रहा है, अलग अलग आ रहा है, क्या आ रहा है। चलिए देखिए यहाँ बोर्ड पर, हमें तो दिखा जो बनाए हैं, तो आप में से करीब करीब सब लोगों का सही बन रहा है। FeO में या निकाले आयरन का X -2 इज इक्वल टू 0, x -2 इज इक्वल टू 0, x वुड बी इक्वल टू +2। Fe2O3 x इंटू 2 -2 इंटू 3 इज इक्वल टू 0, 2x -6 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू +6, x वुड बी इक्वल टू +6/2, इट मीन्स +3। Fe3O4 x इंटू 3 प्लस -2 इंटू 4 इज इक्वल टू 0, 3x -8 इज इक्वल टू 0, 3x इज इक्वल टू +8, x वुड बी इक्वल टू +8/3। बनाया आप लोगों से?
कितने लोगों का तीनों सही हुआ था? ठीक। तो ऑक्सीडेशन नंबर आप ये निकाल सकते हैं। अभी तक जो भी क्वेश्चन हम लोग सोल्व किए उन सब में इज इक्वल टू 0 लिखे, क्योंकि सब न्यूट्रल स्पेसिस था, इसलिए इक्वल टू 0 हो गया। अब हम लोग थोड़ा सा बात करते हैं कि अगर चार्ज स्पेसिस हो तो उस कंडीशन में कितना होगा, उनके बारे में। बोर्ड पर देखिएगा। जैसे अगर मान लिया दिया हुआ है सपोज NO3 माइनस और इसमें नाइट्रोजन का निकालना है, तरीका वही है, जिसका निकालना है उसको हम लोग क्या मान लेंगे, x। तो नाइट्रोजन का हो गया x, ऑक्सीजन का -2 × 3 इज इक्वल टू -1, क्योंकि इसके ऊपर में कौन सा चार्ज है, माइनस। अगर यहाँ -8 रहता तो इज इक्वल टू -8, +4 रहता तो यहाँ +4। x -6 इज इक्वल टू -1, x शुड बी इक्वल टू -1 + 6, x इज इक्वल टू +5। आया समझ में? निकल सकता है आपसे, इसको नोट कीजिए और उसके बाद फिर बाकी आगे का आपके लिए कुछ क्वेश्चन है वो आप बनाओगे। आए होंगे आप। H2SO4 में सल्फर का निकालना था, तो हाइड्रोजन का हो गया 1 × 2 + x -2 × 4 इज इक्वल टू 0। 2 + x - 8 इज इक्वल टू 0। x - 6 इज इक्वल टू 0। x शुड बी इक्वल टू +6। कितने लोग का सही हुआ ये? ठीक। यहां देखो KMnO4, बताओ पोटासियम का 1, मैंगनीज का, ऑक्सीजन -2 × 4 इज इक्वल टू 0। 1 + x - 8 इज इक्वल टू 0। x - 7 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू +7। ठीक है। HNO3 1 + x + -2 × 3 इज इक्वल टू 0। 1 + x - 6 इज इक्वल टू 0। x - 5 इज इक्वल टू 0। x शुड बी इक्वल टू +5। H3PO4 में फास्फोरस का निकालना है, 1 × 3 + x -2 × 4 इज इक्वल टू 0। 3 + x - 8 इज इक्वल टू 0। अगर कहीं गड़बड़ होगा तो आप बताइएगा। x - 5 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू +5। सही है। HClO3 में क्लोरीन का निकालना है, तो 1 + x + -2 × 3 इज इक्वल टू 0। 1 + x - 6 इज इक्वल टू 0। x - 5 इज इक्वल टू 0। बताओ x इज इक्वल टू +5। K2Cr2O7 में क्रोमियम का निकालना है, तो 1 × 2 + x × 2, ऑक्सीजन का -2 × 7 इज इक्वल टू 0। 2 + 2x - 14 इज इक्वल टू 0। अब आप में से कई लोगों को बोर्ड मास का रूल नहीं पता होगा, तो अब उसमें तो हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। 2x - 12 इज इक्वल टू 0। 2x शुड बी इक्वल टू +12। x शुड बी इक्वल टू बताओ +6। +12/2 डिवाइडेड बाई 2, 12 डिवाइडेड बाई 2 +6। H2CO3 में ये तो पहले निकाल चुके हैं हम लोग। ऑक्सीजन का -2 × 3 इज इक्वल टू 0। 2 + x - 6 इज इक्वल टू 0। x - 4 इज इक्वल टू 0। x इज इक्वल टू +4। अब यहां पे देखना, CuSO4 में ऑक्सीजन का तो हमें पता है, लेकिन सल्फर का वैरी कर रहा है। तो वैसे कंडीशन में क्या करो, रेडिकल का जो पार्ट बताए हैं उसको ध्यान में रखना होगा। देखो तो यहां SO4 लिखा हुआ है। SO4 ये पूरा पार्ट, इसका ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ रहा है, -2। तो जब वैसे कोई स्पेसिस यानी कि रेडिकल जैसा दिख रहा है आपको कि उस पूरे का ऑक्सीडेशन नंबर हमें पता है, तो डायरेक्ट उसी का वैल्यू लिखेंगे। जैसे अगर OH है, CN है, NO3 है, तो इनकी जगह पर क्या लिखेंगे, -1।
कार्बोनेट है, सल्फेट है तो -2, फॉस्फेट है तो -3। इसी कंसेप्ट का यूज यहां करना पड़ेगा हम लोग को। कॉपर का निकालना है तो इसकी जगह पर क्या लिखेंगे, x। और बताओ पूरे सल्फेट का कितना होता है, -2 = 0, x = +2। मे बी इस जगह पर आप अटक गए होंगे, क्योंकि ये पार्ट हम नहीं बताएंगे। कुछ लोग अगर मान लें कि पढ़े होंगे तो उनको पता होगा। आगे बढ़ते हैं। यहां देखो, यहां देखो, ये तो बाकी आप कॉपी कर ही लोगे, समझ में आ जाएगा तो छापने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब बताओ, यहां एल्युमिनियम सल्फेट है, एल्युमिनियम के लिए क्या लिखेंगे, x × 2, सल्फेट का × 3 = 0, 2x - 6 = 0, 2x = +6, x would be equal to +3। सल्फेट था। अब आप बताओगे, आप बोलो, हम लिखेंगे जिंक का निकालना है, बोलो क्या लिखें, x + NO3 का कितना होता है, तो -1 × 2 = 0, x - 2 = 0, x = +2। आया समझ में? तो एक और देते हैं क्वेश्चन, इसको आप निकालिए। K4 FeCN6 में Fe का निकालना है आपको, आयरन का निकालना है, ऑक्सीडेशन नंबर। बन गया? देखो तो यहां पोटेशियम का 1 × 4, आयरन का x, Cn का -1 × 6 = 0, प्लस x - 6 = 0, x - 2 = 0, x = +2। कितने लोगों से बना था? ठीक, ये 12th के बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछा हुआ क्वेश्चन। ठीक है, 12th में। अब इस तरह के कंपाउंड का एक चैप्टर है 12th क्लास में पढ़ना, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। तो ये कंपाउंड कोऑर्डिनेशन है, और वहां पर इसके आगे का पार्ट पढ़ना है, इसका नोमेनक्लेचर बनाना है, नेमिंग करना है। तो नेमिंग अभी आप नहीं, वहां कोऑर्डिनेशन में ही बताएंगे, लेकिन नाम लिखते वक्त में उसके ऑक्सीडेशन नंबर को लिखा जाता है। तो क्वेश्चन या डायरेक्ट ऐसे भी आता है। आप एनसीईआरटी बुक देखना, 12th क्लास का कोई भैया दीदी वगैरह अगर होगा आपके कांटेक्ट में तो देखना, वहां पर आपको एनसीईआरटी में क्वेश्चन मिलेगा 12th में, व्हाट इज द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ सेंट्रल मेटल इन फॉलोइंग। वहां एक टर्म दे दिया है सेंट्रल मेटल, और हम यहाँ पर आपको अंडरलाइन कर दिए कि यही सेंट्रल मेटल है, और वहां 12th में जाओगे तो ये सीखने के लिए मिलेगा। अब वहां जाने के बाद में ये वाला पार्ट कोशिश तो करते हैं बताने का कि हाँ ये है ये है, लेकिन इतना ही, आपके पास में ऑक्सीडेशन नंबर के लिए और भी आगे ऑप्शन है, और भी कई तरीका हम लोग यह डिस्कस करते हैं, वो 12th में पॉसिबल नहीं है। फिर आप अगर 12th के किसी स्टूडेंट से पूछोगे तो उसके ऐप में रिडॉक्स रिएक्शन चैप्टर का या ऑक्सीडेशन नंबर वाला वीडियो है, और इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन स्ट्रक्चर ऑफ एटम में जो हम आप लोग को बताए हैं वो वाला वीडियो उसके पास में, क्योंकि बताते हैं कि 11th का वो पार्ट है जो जरूरी है। और वैसे ही जब आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ोगे तो जितना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का नोमेनक्लेचर है वही जो 11th क्लास में पढ़ना है, सिर्फ 12th में जाकर के सफिक्स वगैरह याद करना पड़ता है। तो बेसिक पार्ट अगर कुछ एक यहाँ है, अगर इसको आप अच्छे से किए, यहाँ ज्यादा टाइम मिलता है आपको करने के लिए उस वाले, और जो 11th का पोर्शन 12th में रिपीट होता है उस पर हम थोड़ा ज्यादा फोकस करते हैं, कि यहां अगर वो बेस बना हुआ रहेगा तो फिर आगे वहां जाकर के आपको थोड़ा हेल्प मिलेगा, सपोर्ट मिलेगा। तो प्रिपरेशन सिर्फ 12th में ही नहीं होता है, 11th को लेकर के प्रिपरेशन होता है। बन जाएगा ये? यहां तक कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट पार्ट पर। सम स्पेशल कंडीशन लिखिए टॉपिक। generally the oxidation number of hydrogen पीछे आवाज जा रहा है ना? जनरली द ऑक्सीडेशन नंबर ऑफ हाइड्रोजन इज +1,
is +1, but it is -1, but it is -1 in the case of, but it is -1 in the case of metal hydride, in the case of metal hydride, metal hydride, यानी हाइड्रोजन का जनरली हम लोग +1 लिखते हैं, लेकिन जब ये मेटल के साथ में अटैच होता है तो पॉजिटिव नेचर मेटल का होता है, तब वहां पर उसको निगेटिव ही बनना पड़ेगा। इस जगह पर अगर कोई कहे तो कि हाँ पंकज सर जो है वो डोमिनेंट बिहेवियर शो करते हैं अपने स्टूडेंट के सामने में, जाहिर सा बात है आपसे ज्यादा रिएक्टिव हैं, डोमिनेट तो होंगे ही, ठीक है, लेकिन मेरा भी रिसेसिव कैरेक्टर दिखाई देगा हमें हमारे सर के सामने में। उस वक्त में हम कुछ नहीं जानेंगे, जो जानेंगे वो सर ही जानेंगे, ठीक है। अगर कुछ पूछेंगे भी तो सीधा सीधा पूछ दिए कि बता जी कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला, कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला, क्योंकि मेरे दिमाग में आया कि हमसे ये कार्बन डाइऑक्साइड का फार्मूला क्यों पूछ रहे हैं, कहीं कुछ और तो नहीं पूछना चाह रहे हैं, CO2 नहीं, CO2 थोड़ी जानना चाह रहे होंगे, तो जान रहे हो कि हाँ CO2। अब वहां पर हम भी रुके तो आपको भी लगा कि ये यहाँ क्यों, वो हमारे सर हैं, यहाँ हम आपके सर हैं, ठीक है। तो दोनों जगह पर कहाँ किसके साथ में लिंक किया गया, हाइड्रोजन को नॉन मेटल के साथ में जोड़ा गया, तो हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोनिगेटिविटी बाकी दूसरे नॉन मेटल से कम है, तो जो इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज्यादा होगा वो माइनस, और जिसका कम होगा वो क्या होगा, प्लस, तो वो प्लस में हो गया। लेकिन मेटल का मतलब जो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर का है, तो जब हाइड्रोजन को जोड़ देंगे मेटल से तो मेटल का इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी वैल्यू हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो पॉजिटिव कौन बनेगा, मेटल, और जब मेटल पॉजिटिव बन गया तो उसके साथ जो जुड़ा हुआ पार्ट है वो निगेटिव बनेगा। आगे स्ट्रक्चर से भी इस पॉइंट को समझाएंगे, अभी फिलहाल जो एक्सेप्शन वाला पॉइंट है उसको ध्यान में रखेंगे। जैसे अगर NaH है और यहां कहा गया हाइड्रोजन का निकालने के लिए, तो सोडियम का कितना होता है 1, हाइड्रोजन का क्या मानोगे x = 0, बताओ x = कितना आ गया -1। कैल्शियम हाइड्राइड CH2, बताओ कैल्शियम का ऑक्सीडेशन नंबर 2, हाइड्रोजन का x × 2 = 0, जिसको निकालना है उसका हम x मान लेंगे। तो देखो तो 2 + 2x = 0, 2x वुड बी इक्वल टू -2, x वुड बी इक्वल टू कितना आ गया -1। नोट कर लीजिए इसको। हो गया, नेक्स्ट लिखो सेकंड पॉइंट। generally the oxidation number of oxygen is -2, but it is -1, in the case of peroxide, -1 in the case of peroxide, PER, peroxide, comma, -1/2 in superoxide, -1/2 in superoxide, and plus 1 or +2 +1 or +2 in fluorides, यानी जनरली ऑक्सीजन का -2 होता है, लेकिन कुछ एक जगह पर ये -2 ना हो करके -1 भी होता है, -1/2 भी होता है, +1 भी होता है और +2 भी होता है।
अब इस बार आप ऑक्सीजन का निकालोगे, यानी कि ऑक्सीजन के ऑक्सीडेशन नंबर को कितना मान लेंगे, एक्स, निकल जाएगा ना बाकी। चलिए नोट कीजिए इसको और निकालिएगा आप। चलिए देखिए, बता रहे हैं यहाँ पे H2O2 में हाइड्रोजन पेरोक्साइड कहा जाता है, नाम सुने होंगे आप। हाइड्रोजन पेरोक्साइड का यूज करते हैं हम लोग डिसइंफेक्टेंट के फॉर्म में। जैसे अगर कहीं आपका स्किन जो है वो छिल गया है, जख्म हो गया है, तो वहां पर उसको साफ करने के लिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल किया जाता है, एंटी माइक्रोबियल नेचर की वजह से। ब्लीच करने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे अगर आपके एज में जनरली जो है ब्लैक हेयर होता है, तो उस पर कोई कलर चढ़ाना है, आपको मुर्गा बनना है, ठीक है, तो उस पर ऐसे ब्लैक पर तो कोई देखते होगे, दिखाई देता होगा आपको जो है वो, यहाँ कोई मुर्गा दिखाई नहीं दे रहा है, लाल हरा पीला जैसे कभी यहाँ पे लगा रहता है, ऐसे बाल जो है वो ऐसे, तो उसको ब्लैक को वहां पे डिकलराइज करना पड़ेगा, व्हाइट करना पड़ेगा वहां पर। तो उस जगह पर हेयर ब्लीच करने के लिए भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड का इस्तेमाल करते हैं। और एक और गलत यूज करते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड का, वैक्स रिमूवर के फॉर्म में। ईयर वैक्स, कान में जो कनहुआ जिसको हम लोग कहते हैं, उसे रिमूव करने के लिए आप डॉक्टर के पास में जाएंगे तो वैक्स रिमूवर लिखेंगे और वो बोलेंगे कि इसको 2-3 दिन तक डालिएगा, 4 बार 5 बार, ठीक है, यानी वो बिल्कुल डाइल्यूटेड फॉर्म में होता है, वो आपके वैक्स को सॉफ्ट कर देगा। और फिर उसको या तो वैक्यूम से बाहर निकाल लेते हैं पंप के द्वारा, या तो फिर उसको वॉश करके निकाल लेते हैं। लेकिन आप जनरल मेडिकल स्टोर वगैरह में जाएंगे जो उस तरीके का काम करता है, तो बोलेगा कि हम 5 मिनट में अभी आपका कान साफ कर देंगे, ठीक है, तो कान में हाइड्रोजन पेरोक्साइड डाल देगा, ठीक है। तो जैसे आप देखते हो कि एसिड जमीन पर यहाँ मार्बल पर आप गिरा दो तो झाग बनता है ना, बिल्कुल वो हाइड्रोजन पेरोक्साइड भी अगर कान में डाला जाएगा तो वहां पर भी हो झाग। कान में क्या, ऐसे जमीन पर भी गिरा करके अगर देखो आप, हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेडिकल स्टोर में इजिली अवेलेबल होता है, तो गिरा करके देखोगे आप तो वहां पर वो झाग जैसा बनेगा, और वही झाग बनता है, यानी कि वो सॉफ्ट कर रहा है। तो आपके कान में डाल दिए, वो बन तो गया लेकिन आपके ईयर ड्रम को डैमेज करेगा। मे भी हो सकता है कुछ समय के बाद में साफ करवाने का जरूरत ही नहीं पड़े। क्योंकि बाहर अगर बाहरे हो जाओगे तो कान में कन्हैया है कि क्या, उसे क्या फर्क पड़ने वाला है, ठीक है। क्या 3 गो नहीं आया था, ठीक। तो इसलिए उस तरह का काम मत कीजिएगा, ठीक है। वो कान में डालने वाला नहीं है हाइड्रोजन पेरोक्साइड। हाँ, कहीं जख्म है उसको साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, वो भी उसका डाइल्यूटेड फॉर्म यूज किया जाता है, डाइल्यूट किया हुआ रहता है। रैपर पर आप देखोगे तो उस पर वो लिखा हुआ रहेगा। इवन आप सेवलॉन खरीदते हैं तो सेवलॉन पर भी देखोगे तो वहां लिखा हुआ रहेगा इंस्ट्रक्शन में कि इसको यूज करने के पहले डाइल्यूट कीजिए। डाइल्यूट करने का मतलब क्या, उसमें पानी आप डालिए, ठीक है, कंसंट्रेटेड फॉर्म में होता है। नहीं तो जिस जगह पर आप लगाओगे ना, तो वहां पर देखोगे कि जनरली तो देखते ही नहीं है हम, आप जो है वो रैपर को पढ़ते ही नहीं कि उसमें कुछ इंस्ट्रक्शन भी लिखा हुआ है कि नहीं लिखा हुआ है, ठीक है। वहां पर आप लगा के देखोगे तो उस जगह पर उसका स्किन जो है वो आपको व्हाइट व्हाइट दिखने लगेगा, यानी कि कंसंट्रेटेड फॉर्म था। वो एंटी माइक्रोबियल प्रॉपर्टीज की वजह से वहां के जर्म्स को ही नहीं किल कर रहा है, आपके उस आसपास के स्किन को भी डैमेज कर रहा है, उसके सेल को भी मार रहा है वो। आज के डेट में तो आप डॉक्टर नहीं है, आपको कैसे पता होगा। लेकिन अगर मान ली कि कोई दवा दिया है, आपके हाथ में मोबाइल होता है, 2 मिनट का अगर टाइम आपके पास मिलता है, तो उस दवा का नाम लिखोगे, देखना वो प्रॉपर्टीज आपको दिखा देगा कि नहीं गूगल, कि अगर आप ये दवा यूज करें तो किस चीज के लिए यूज करते हैं। तो आपको भी थोड़ा सा आइडिया लगेगा कि अच्छा ये मेडिसिन ये इस्तेमाल किया जाता है उस चीज के लिए। आप डॉक्टर नहीं है, आप वैसा गूगल करके आप जब दवाई खरीद के मत खा लीजिएगा, ठीक है, तो फिर हमको ही फंसा दीजिएगा कि वही बोले थे। हम ऐसा नहीं कुछ बोल रहे हैं, हम बोल रहे हैं जानकारी आप कहीं से भी कुछ निकाल सकते हैं। अभी फिलहाल यहाँ पर आते हैं,
H2O2 हाइड्रोजन का कितना हो गया 1 इंटू 2, ऑक्सीजन का x इंटू 2 इज इक्वल टू 0, 2 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -2, x इज इक्वल टू कितना हो गया -1, यानी कि पेरोक्साइड में इनका -1 आ गया। यहां पोटासियम का 1 प्लस x इंटू 2 इज इक्वल टू 0, 1 प्लस 2x इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू -1, x शुड बी इक्वल टू -1/2। O2F2 में x इंटू 2 -1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0। फ्लोरीन पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी फ्लोरीन का होता है, इनका -1 हमेशा रहेगा। 2x - 2 इज इक्वल टू 0, 2x इज इक्वल टू +2, x इज इक्वल टू कितना हो गया +1, x प्लस -1 इंटू 2 इज इक्वल टू 0, x - 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू +2। आया है? कितने लोगों से बना था ये? ठीक। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि सर हम कहां पर मान के चलेंगे कि ऑक्सीजन को x ले लें और कहां पर हम इसका -2 ले लें? ठीक है, क्योंकि ये दिक्कत तो होगा। हाँ, दिक्कत तो होगा क्योंकि एक्सेप्शनल कंडीशन है यहाँ पर, तो आपको थोड़ा सा दिखेगा भी, बार बार भी यूज होगा। और इसके पीछे के कंसेप्ट को समझने के लिए हमें इसके स्ट्रक्चर को समझना पड़ेगा कि क्यों यहाँ पर -1 हो गया, क्यों यहाँ पर -2 हो गया। तो आपको यहाँ याद भी नहीं करना पड़ेगा, वो सिर्फ आपको स्ट्रक्चर ध्यान में रहेगा और वहीं से सारे एलिमेंट का ऑक्सीडेशन नंबर निकाल लेंगे। लेकिन स्ट्रक्चर आपको बनाने आना चाहिए। मीथेन का C होता है सेंटर में और चारों तरफ में हाइड्रोजन लगा हुआ है तो CH4 हो गया। कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल कोवेलेंट बॉन्ड बनता है। तो अब अगले क्लास में हम लोग ऑक्सीडेशन नंबर सीखेंगे उसके स्ट्रक्चरल फार्मूला से, और वो स्ट्रक्चरल फार्मूला वो क्लियर करेगा कि यहाँ ऑक्सीजन का -2 की बजाय -1 ही क्यों हुआ, यहाँ -2 क्यों नहीं हुआ। ठीक है, बाकी जगह पर हुआ, क्योंकि अभी तो हम मान के चल रहे हैं कि इसको याद रखो, लेकिन याद क्यों रखे, कुछ लॉजिक तो होगा। तो अगर लॉजिक है तो वो हम लोग को समझना है अपने लेवल में, तो अगले क्लास में डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, अगर किस तरह का समझने में कोई दिक्कत है, तो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। हम अपनी तरफ से पूरी कोशिश करेंगे उसे रिप्लाई करने के लिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।